नमस्कार एंड वेलकम बैक। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब टारगेट करने वाले हैं और अरेस्ट करने वाले हैं मोदी जी को? मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यही प्रोटेक्स्ट उन्होंने यूज किया वेनेजुएला में कि वहां पर क्योस है, वहां पर तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पे कंट्री जो है वो चलाई नहीं जा रही है। वेनेजुएला में मादुरो जो है वो प्रॉपरली जीत कर नहीं आए, तो उसको अरेस्ट करना जरूरी है। किसने बोला? उनकी ऑपोजिशन ने बोला था ये माधोराव ये बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहा। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई माधोराव मेरी बात नहीं सुन रहा, तो मुझे उसको अरेस्ट करना जरूरी है। मोदी जी भी ट्रंप की बात नहीं सुनते हैं। ट्रेड डील को साइन करने के लिए ट्रंप ने बोला कि सरेंडर कर दो, साइन करो जहां पे मैं बोल रहा हूं। मोदी जी नहीं मान रहे, तो क्या उसी प्रोटेक्स्ट के ऊपर अब मोदी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा? और सेकेंडली, जो वेनेजुएला का ऑपोजिशन लीडर है जिसको अभी अभी नोबेल प्राइज मिला है, उसने बोला कि मादुरो बिल्कुल भी कंट्री को ठीक तरह नहीं चला रहे। तो राहुल गांधी भी भारत में बोल रहे हैं कि मोदी जी डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, यहां पर डेमोक्रेसी की वैल्यूज को डिमीन किया जा रहा है और वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। मुझे ले आइए, मैं सबके पैरों में रौंदता हुआ फिरता हुआ आपको दिखाई दूंगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब राहुल गांधी के कहने के बाद मोदी जी को भी अरेस्ट कर लेंगे? क्योंकि मैं जो देख रहा हूं, जो पूरी मीडिया पागलों की तरह लगी है कि जी तेल की चोरी करनी है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, इसलिए ये युद्ध किया जा रहा है। नॉट एट ऑल। पूरी दुनिया के ऊपर 5 चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने करने की कोशिश करी। टारगेट चाइना था, रशिया था और साथ में कतर वॉज द बिगेस्ट टारगेट। ये जो सारा काम किया गया है ये शो बिजनेस है कि वेनेजुएला में हमने अटैक किया और आधे घंटे में हमने वहां पे एक सिटिंग प्रेसिडेंट जो वहां पर इलेक्ट होकर आया है, सिलेक्ट होकर नहीं आया, उसको उठाकर ले गए और उसका केस चलेगा अमेरिका में। भाई वो अमेरिकन सिटीजन तो है नहीं, तो आप उसका केस अमेरिका में कैसे लेके जा सकते हैं? इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहां पे जाना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं जो कुछ दिख रहा है वो वैसा नहीं है, इसके पीछे गेम कुछ और है। एंड समथिंग हैज चेंज्ड ओवरनाइट। भारत को लाइसेंस मिल गया, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये लाइसेंस मिला है हमें कुछ करने के लिए। वो भी आऊंगा उसके ऊपर कि क्या मोदी जी को अरेस्ट करने वाले हैं या मोदी जी को कुछ पावर दे दी गई है कि बेटा कर ले, तुम्हें मैं पूरा दिखा रहा हूं कि क्या करना है। अब आते हैं कि इस बार हुआ क्या है। हमने हमेशा सुना कि ईगल हैज लैंडेड। ये स्टेटमेंट बड़ी ही कॉमन है जब अमेरिका ने मून के ऊपर लैंड किया था। इस बार ईगल लैंड करी वेनेजुएला में। हमें बताया गया कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, हमें बताया गया कि इंटरनेशनल लॉ को नाम की कोई चीज होती है। प्लीज फॉरगेट एवरीथिंग। वो सब धज्जियां उड़ा दी इस ऑपरेशन के अंदर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो यूज किया गया, एक रात में यूएस के स्पेशल फोर्सेस एंटर करते हैं एक सॉवरेन कंट्री के अंदर। उन्होंने नॉक नहीं किया, उन्होंने यूनाइटेड नेशन से कोई परमिशन नहीं ली, उन्होंने रडार्स को जैम किया और उन्होंने नाइट स्टॉकर्स को वहां भेजा और एक सिटिंग प्रेसिडेंट को स्नैच कर उसके बेडरूम में जब वो अपनी वाइफ के साथ सो रहा है उसको उठा के ले गए। और ये काम एक और मैं बता रहा हूं आपको, ये अगली वीडियो बनाऊंगा कि कैसे चाइना ने हेल्प करी अमेरिका की इसको कैप्चर करने के लिए अनजाने में। देवर सपोर्टिंग मादुरो, लेकिन उन्होंने अनजाने में अमेरिका की हेल्प कर दी। वरना अमेरिका की पूरी टीम को कैसे पता था कि कौन से कमरे में जाना है, वहां पे कैसे उठा के कैसे बाहर लेके जाना है। और लेके भी बड़ी बुरी तरह से गए हैं, बेड़ियां डालकर, आंखों के ऊपर पट्टी डाली हुई थी और उसको उसके बेडरूम में से निकाल के ले गए। किसी सिटिंग प्रेसिडेंट को ऐसे नहीं लेके जाया जाता। ये एक मैसेज था पूरी दुनिया को करने के लिए कि द शेरिफ ऑफ द वर्ल्ड इज बैक इन पावर एंड ही इज गोइंग टू शूट यू, ही इज गोइंग टू किल यू अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन अब सोच के देखिए, व्हाई नाउ, व्हाई मादुरो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट डज दिस मीन फॉर भारत? चलिए अब शुरू करते हैं सारा। जो मैं बैकग्राउंड आपको दिखाना था कि क्या हो रहा है इज नॉट व्हाट मीडिया इज ट्राइंग टू से। अब मामला क्या है? बीरो ने बोला कि वो डिक्टेटर था, वो कंट्री को डेमोक्रेटिक वैल्यू के हिसाब से नहीं कर रहा है। अगर ये नैरेटिव है कि मादुरो एक डिक्टेटर था, उसने इलेक्शंस को रिग किया था, तो मेरे हिसाब से ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है। अगर रिगिंग ऑफ इलेक्शंस ही एक क्राइम है तो फिर वो यूएसए के अंदर जो मासिम मुनीर है उसको फंड क्यों कर रहे हैं? जनरल आसिम मुनीर वो मिलिट्री रिजीम चला रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपने मादुरो को तो जेल कर दिया और उसको आप वहां पे बुलाकर आप बार बार खाना खिलाते हैं। इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर एक जोक है, वहां के लोगों को क्रश किया जा रहा है, उनके ऊपर केमिकल वॉर
वो अपने ही कंट्री में कर रहा है आसिम मुनीर। लेकिन अमेरिका ने रिसेंटली उनको F-16 दोबारा दे दिए और उनको अवार्ड दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक यूजफुल स्लेव है। मादुरो स्लेव नहीं था, यही उसका सबसे बड़ा क्राइम था। अब यही लॉजिक अगर हम बता दें, इसको रिमूव कर दें, रिमूव डिक्टेटरशिप, तो अगर यही लॉजिक है तो इस्लामाबाद के ऊपर भी बॉम्ब कर दीजिए और आसिम मुनीर को या शहबाज शरीफ को उठा के ले जाइए। लेकिन अमेरिका नहीं करेगा। यह आपको एक चीज तो प्रूव करती है कि डेमोक्रेसी के नाम की कोई भी चीज नहीं थी जो वेनेजुएला में खराब हुई। अगर वहां पे अटैक कर सकते थे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, तो पाकिस्तान एक लाइव एग्जांपल है। लेकिन आंसर यह है कि अगर आप झुक जाते हैं अमेरिका के सामने, तो आप उसका पार्टनर बन जाते हैं। और अगर आपने बोल दिया कि मैं तुम्हारी दादागिरी को सहन नहीं करूंगा, तो आपको डिक्टेटर बोल दिया जाता है। मादुरो स्टूड अप एंड नाउ ही इज बीन अरेस्टेड और न्यूयॉर्क के किसी जेल के एक सलाखों के पीछे वो बैठा हुआ है, जबकि आसिम मुनीर अभी भी एंजॉय कर रहा है अमेरिका की डेलिकेसीज को। अब ये तो एक चीज मैंने प्रूव कर दिया आपको कि ये डेमोक्रेसी का मामला नहीं है, तो मामला कुछ और था। जो नॉइस पूरी मीडिया में है, प्लीज कट दैट नॉइस। इट वॉज नॉट अबाउट ड्रग्स ऑल्सो। पहला बोला गया डेमोक्रेसी की हत्या, दूसरा बोला गया कि वहां से ड्रग्स जो हैं वो अमेरिका में जा रहे थे। पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ड्रग्स आते कहां से? आते हैं चाइना से। तो भाई अगर ड्रग्स का जो सरबराह है, जो सारे दुनिया में ड्रग्स को भेज रहा है, अगर आप उसको मार देते तो आपको वेनेजुएला के ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। यानी कि ड्रग्स की भी बात नहीं है, ये कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उसकी भी बात नहीं थी। मैटर था चाइना। चाइना नॉट बिकॉज कि वो ड्रग्स भेजता है, क्योंकि जो चाइना है वो वेनेजुएला के बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा था और चाइना ने वेनेजुएला को एक टर्न कर दिया सर्वेलेंस हब के लिए। चाइना ने रिसेंटली इनको वेनेजुएला को बहुत ज्यादा हथियार दिए, अंडर वाटर सी सर्वेलेंस के लिए उन्होंने अनमैन्ड व्हीकल्स दिए, अंडर वाटर ड्रोन्स दिए, जिसको हम एक बोलते हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स, वो दिए हैं। लिसनिंग स्टेशंस को क्रिएट किया गया वेनेजुएला में सो दैट दे कैन एनसर्कल यूनाइटेड स्टेट्स। दे वर टारगेटिंग अंडर सी केबल्स ऑफ अमेरिका। और जितने भी शिप्स की और सबमरीन्स की कोई मूवमेंट थी अमेरिका से, उसको वॉच किया जा रहा था। चाइना ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है लैटिन अमेरिका में, यानी कि अमेरिका अपने ही बैकयार्ड में गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। और ट्रंप ने एक ही चीज में क्या कर दिया, एक मैसेज दे दिया सबको, गेट आउट ऑफ माई बैकयार्ड। मादुरो वो सोचते थे कि भी चाइना जो है उसे प्रोटेक्ट करेगा, तो कोई बात नहीं, चाइना के मेरे पास सारे हथियार हैं। 30 मिनट में एक सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर कर कर वो बाहर ले गए और उनकी जो मिलिट्री थी विच आर डिपेंडेंट ऑन चाइना वाज सिटिंग डक्स। ये मैसेज है हमारे लिए, और पाकिस्तान को भी आज नींदें नहीं आएंगी कि यार हमारी तो सारी जो हथियार हैं वो चाइना के हैं, और चाइना के हथियार बिल्कुल फेल हो गए वहां पर। और मादुरो को लगता था कि ड्रैगन का पैसा और इसका जो पूरी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं वो मुझे शील्ड करेंगी। ही वॉज रॉन्ग। जैसे ही अमेरिकन ने किक किया इस ऑपरेशन को, बेजिंग कुछ नहीं कर पाया, और मॉस्को वो बिजी था यूक्रेन के अंदर, वो सेव नहीं कर पाए। और आज बेजिंग स्केर्ड है क्योंकि उसके मालूम है कि भाई अगर आज वेनेजुएला गया है कल को मेरा नंबर भी आ सकता है। लेकिन वेनेजुएला वो टारगेट इसलिए किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना के साथ सीधा पंगा अमेरिका लेना नहीं चाहता। और चाइना बिगेस्ट प्रॉक्सी है वेस्ट का, वेनेजुएला बिगेस्ट प्रॉक्सी है चाइना का, और चाइना से पंगा लेने का मतलब है कि आपने सारी सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर दिया। वहां पर भी आएंगे सप्लाई चेन्स के ऊपर भी। लेकिन अगर मुद्दा था डेमोक्रेसी का, मैंने बता दिया मुद्दा डेमोक्रेसी का नहीं है। ड्रग्स का मुद्दा होता तो आप चाइना को टारगेट करते। मुद्दा था चाइना का इन्फ्लुएंस जो लैटिन अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। पैनामा को इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था चाइना ने, और लैटिन अमेरिका की सारी कंट्रीज की जितनी भी दादागिरी है उसको अपने कब्जे में कर लिया, और साथ में टारगेट किया गया अमेरिका को। दूसरा, ये सारा कुछ जो चाइना कर रहा था, अब अमेरिका ने क्या किया है, एक मैसेज भेज दिया शी जिनपिंग को कि तुम पॉलिटिशियंस को बाई कर सकते हो, लेकिन तुम यहां पे जो पोर्ट्स हैं उसको बनाकर उसको कैप्चर कर सकते हो, लेकिन जब मेरी मिसाइल्स आएंगी या मेरे हेलीकॉप्टर आएंगे तो जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको कैप्चर कर कर भी मैं तुम्हारे नाक के नीचे से लेके जा सकता हूं। यह मैसेज था शी जिनपिंग के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप को देना जरूरी था। और दूसरा, जो लोगों ने अमेरिका को सीरियसली लेना बंद कर दिया,
अब वो दोबारा से सीरियसली लेंगे। तीसरा, ये तो हो गया मैटर डेमोक्रेसी का, और सारा कुछ जो मैंने बता दिया आपको कि वहां पर जो ये मेजर मामला है, ये सारे की सारी चीजें वेनेजुएला को चाइना की तरफ से दी गई। ये दो मुद्दे तो हो गए। अब तीसरा है इकोनॉमी। इसका तेल से कोई लेना देना नहीं है। आप इकोनॉमिक्स देखिए, वो ज्यादा ब्रूटल है। यूएसए के बैंक्स दे आर शेकिंग, और बहुत बड़ा बैंक एक बंद हो चुका है। अमेरिका का जो डॉलर है वो अंडर प्रेशर है। एक फॉलिंग या फेलिंग इकोनॉमी को फिक्स करने का अमेरिका के पास एक ही तरीका है, वो है या तो ऑयल को लूटो या युद्ध में चले जाओ। और ट्रंप ने इस मोमेंट को यूज किया एक युद्ध का माहौल खड़ा करने के बाद। अब देखिए, कंबोडिया थाईलैंड का वॉर अभी बंद नहीं हुआ, दोबारा शुरू हो गया। ईरान आग लगी हुई है, सऊदी अरेबिया यूएई लड़ रहे हैं, हमास और इजराइल की लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है। इधर से नया प्रॉब्लम ये शुरू कर दिया, यानी कि टारगेट कुछ और था। मैंने पहले बोला आपको, एक फेलिंग इकोनॉमी को ठीक करने के लिए दो ही तरीके हैं, एक है वॉर, दूसरा है ऑयल के ऊपर कंट्रोल। लेकिन ट्रंप ने दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है वो वेनेजुएला के पास है, उसको सिर्फ सीज ही नहीं किया, उसने साथ में ओपेक को फिनिश किया है। ट्रंप वहां से तेल को लेकर फ्रीली अपने कंट्री में नहीं लेके जा सकता। वो क्या करेगा, वो फ्लड करेगा मार्केट को तेल के साथ, इससे जो तेल की प्राइसेस हैं वो कम आने वाली हैं। अब ये करना जरूरी क्यों है, क्योंकि तेल की प्राइसेस को फिक्स करता है ओपेक, जिसमें सबसे बड़े कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया और कतर। अब इसको टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कतर और सऊदी अरेबिया दो ऐसे कंट्रीज हैं जो प्राइस मैनिपुलेट भी करते हैं, और साथ में जो पैसा बनाते हैं वहां से, उससे रेडिकल इस्लामिक जानवरों को पैदा करके पूरे दुनिया में स्प्रेड करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। आपने कभी सोचा है कि पैलेस्टीन के जो लोग हैं, जो ये गाजा में रहते हैं, वो तो 50-60 लाख लोग हैं सिर्फ। सऊदी अरेबिया के पास 70 से 80% जगह खाली पड़ी है। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में 80% लैंड खाली है। इनको बड़े आसानी से ये वहां पर सेटल करवा सकते हैं, इन्हीं के भाई हैं। लेकिन ये अपने कंट्रीज में सेटल नहीं करवाएंगे। ये बोलेंगे यूरोप को, अमेरिका को कि आप इन जानवरों को अपने पास ले जाइए, और फंडिंग करते हैं उस सारों को वहां पर सेटल करवाने के लिए, और फिर उनको बोलते हैं कि जाइए आग लगा दीजिए वेस्ट को और अमेरिका को। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये जो काम किया है वेनेजुएला का, वो सिर्फ इसलिए था कि ओपेक की दादागिरी को खत्म करना है, ऑयल की प्राइसेस को क्रैश करना है, और सऊदी अरेबिया और कतर को मैसेज भेज दिया कि तुम्हारा रेडिकलाइजेशन का जो पूरा नेटवर्क है, इसे मैं अब सहन नहीं करूंगा। और यूएसए के जो ऑयल जायंट्स हैं, उन्होंने अपने बैग को पैक करना शुरू कर दिया, एंड वेनेजुएला में उन्होंने एंट्री लेनी शुरू कर दी है। दे आर गोइंग टू फिक्स द पंप्स, और वो फ्लड करने वाले हैं मार्केट के अंदर, ताकि ऑयल की प्राइसेस को अब अमेरिका अपने कब्जे में करेगा। ये जो ओपेक कंट्रीज हैं रशिया के साथ मिलकर, इनको सबको स्क्वीज किया जा रहा है, और इनको स्क्वीज करने का मतलब है आपने ईरान का पूरा सिस्टम को स्क्वीज कर दिया, रशिया का कर दिया, और रेडिकलाइज इस्लामिस्ट का आपने जो नेटवर्क है पूरा फंडिंग का, उसको स्क्वीज कर दिया। यानी कि गल्फ कंट्रीज को बोल दिया पागलपन बंद कर दो, आज मादुरो है, कल को तुम्हें भी कैप्चर करने में मुझे 1 घंटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे सारी की सारी जो हथियार है वो सारे अमेरिकन हैं, चाइनीज भी नहीं है उनके पास। अब आते हैं जो रेडिकल इस्लामिक फंडिंग है, जो पेट्रो डॉलर से होती थी, ये तो होगा आपने टूटी बंद कर दी, उसकी टर्न्ड ऑफ। और ये पिछले 50 साल से बेवकूफी जो मिडिल ईस्ट वाले अरेबिक कंट्रीज करते जा रहे हैं, नाउ दे आर गोइंग टू बी ऑन द बैकफुट। अमेरिका ने सिक्योर कर लिया अपनी एनर्जी को अगले 50 साल के लिए, लेकिन साथ में उन्होंने अगले 50 साल के लिए रेडिकल पागलों को खत्म करने का भी एक प्लान बना लिया। इट इज नॉट ओनली अबाउट एनर्जी, इट इज अबाउट एनर्जी प्राइसेस एंड स्टॉपिंग द फंडिंग, जो इस्लामिस्ट पागलों को ये फंडिंग करते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो रॉबरी है, लेकिन ये परफेक्ट रॉबरी है। जो अगर अमेरिका वेनेजुएला का बिगेस्ट ऑयल को चोरी भी करता है, तो भी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी होगी। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को वो ठीक भी कर लेगा, लेकिन जो फंडिंग है गलत रास्तों पे जाने के लिए, उसको भी बंद कर लेगा। अब आते हैं ना, लुक क्लोजली, भारत के लिए लेसन क्या है, ये क्रिटिकल है भारत के लिए। लिबरल मीडिया, लिब्रांडुओं का जो मीडिया है, वो रो रहा है, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दी। बहुत अच्छा किया अमेरिका ने, मैं बोलता हूं बहुत अच्छा किया जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया। रोने दीजिए लिब्रांडुओं को, क्योंकि ये हमारे लिए एक मास्टर क्लास है, एक मास्क है जो उतार दिया गया। मास्क ये है अब
कि अब डिप्लोमेसी में जिसके पास ज्यादा पावर है वो राइट है, माइट इज राइट, आपने सुना होगा। आज अगर यूएसए सॉवरन नेशन के अंदर एंटर कर सकता है, वहां पर सिटिंग लीडर को थ्रेटन करने के बाद, क्योंकि वो सुनता नहीं उसकी बात, उसको उठा के लेके जा सकता है, तो हमें भी लाइसेंस मिल गया। हमारे पास एक नेबर है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, जो हर रोज हमें थ्रेटन करते हैं हर सिंगल डे कि भाई आपको खत्म कर देंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनिस, वो वहां पर सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है CIA की तरफ से। ही इज नॉट अ इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही वॉज इंस्टॉल्ड फॉर 6 months। आज 1.5 साल के बाद वो कर क्या रहा है वहां पर? ही इज गिविंग लेक्चर्स कि हम भारत को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तोड़ कैसे सकते हैं। वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को वहां पर थ्राइव करने के लिए अलाउ कर रहा है। अगर अमेरिका यह बोलता है कि मादुरो उसके लिए थ्रेट था, तो उसे रिमूव करना जरूरी था, तो भी फिर उसके इसी लॉजिक के साथ भारत भी यूनिस को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यूनिस हमारे लिए एक थ्रेट बन चुका है। वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम भी बोल सकते हैं कि वो अपने कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा, और हमें उसे उठाना बड़ा जरूरी था। भाई अगर हम शेख हसीना को आधे घंटे में वहां से रेस्क्यू करवा सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। वो ट्रेलर था जो हमने दिखा दिया कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वहां से सेफली बाहर निकाल सकते हैं। अगर उसको निकाल सकते हैं, जब पूरा क्योस था, उस वक्त आग लगी हुई थी बांग्लादेश में, आज तो आग भी नहीं है। हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हमें रोक सकता है। भाई जाइए यूनिस को उठा के ले जाइए। और अगर यूनिस कंटिन्यू करता है अपने पॉइजन को इस पूरे रीजन में फैलाने के लिए, पाकिस्तान के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर, हम जी यहां पर भारत की जो नॉर्थ ईस्ट है उसको काट देंगे, तो हम भी फिर मिडनाइट जो हैमर अमेरिका ने किया, क्या हम अपने बैकयार्ड में इसको नहीं कर सकते? और उसे यूनेस को भारत में लेके आइए और इंडियन कोर्ट में उसका केस कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को क्या है, 15 करोड़ लेंगे, हमारी फेवर में वो जजमेंट दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसने जो क्राइम्स करे हैं हिंदूज के अगेंस्ट, हम उसका वी हैव परफेक्ट राइट ऑफ टेकिंग हिम टू टास्क। ये जो सब कुछ है अमेरिका ने किया, आपको लाइसेंस दिया है, यू कैन ऑल्सो यूज इट। अब पाकिस्तान की तरफ देखिए, जनरल मुनीर है जो आज की डेट में वो हर रोज हमें धमकी देता है कि आप पाकिस्तान में जाकर जनरल मुनीर को नहीं उठा सकते, क्या आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है? अगर अननोन गनमैन बाकी सारे काम कर सकते हैं, वो हाफिज सईद के ब्रदर हो, भाई हो, चाचे हो, भतीजे हो, उसके ड्राइवर तक को गोली मार सकते हैं, हाफिज सईद को नहीं लेके आ सकते? तो कोई रीजन है कि भाई हम आज वेस्ट में, अपने ईस्ट में बांग्लादेश और वेस्ट में पाकिस्तान के अंदर हम भी जाके ये काम कर सकते हैं? तो आपको लाइसेंस मिल गया भाई। मोदी को अरेस्ट करने की इतनी हिम्मत नहीं है। मोदी इज नाउ टेकिंग केयर ऑफ भारत इन अ वेरी वेरी नाइस वे, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मुद्दा अब यह है कि क्या यही प्रोटेक्ट को यूज करके हम पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में यही काम करेंगे? आज जनरल मुनीर न्यूज को देख रहा है और वो शेयर कर रहा है अपने कंट्री में, क्योंकि उसे मालूम है कि वो यूएसए का प्रॉक्सी बना हुआ है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो भी सेफ है फॉर एवर। क्योंकि आज जो मैं बात कर रहा हूं, हमारी गवर्नमेंट भी अमेरिका से बात करेगी, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। और अमेरिका ने शो कर दिया आपको कि जो आपकी सॉवरेनिटी है वो मिथ है। अगर आप वीक नेशन रहेंगे तो आपको, आपकी सॉवरेनिटी को तहस नहस कर देगा डोनाल्ड ट्रंप। आज डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, कल को चाइना करेगा या कोई और कंट्री करेगा। और इसलिए आज अगर हम पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जाकर स्ट्राइक करते हैं और अपना कंट्री जो अपना एरिया है, पीओके है, या हमने चिकन एग को एक्सपेंड करना है, कौन रोक सकता हमें? यूनाइटेड नेशंस टूथलेस है, हमने देख लिया। और अमेरिका ने एक प्रेसिडेंट एक सेट कर दिया, वो हम लेक्चर नहीं दे सकते मोदी को कि भाई आप सॉवरेनिटी दूसरे कंट्री की आप तोड़ नहीं सकते। आज उसने अगर वेनेजुएला को ऑक्यूपाई कर लिया, कल को हम पीओके या जो हमें बिलोंग करता है हमारा, या किसी और एरिया को हम हम कैप्चर कर सकते हैं। या कैप्चर के साथ साथ इवन कि उनके जो ये सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है या आसिम मुनी जैसा डॉग है, इसको भी कैप्चर करना हो, कौन रोक सकता है? हमारे पास भी मॉरल हाई ग्राउंड है। एंड दिस इज वेयर दिस इज कॉल्ड strategic changes happening in the whole world. It is not about oil. It is not about democracy. पूरे वर्ल्ड को रीसेट करना है तो आपको एक नई करेंसी निकालनी पड़ेगी, और नई करेंसी है फियर की। अगर किसी कंट्री ने वीकनेस दिखाई, उसका तो ये डेथ सेंटेंस है। ट्रेलर खत्म हो गए दोस्तों, मूवी अभी सिर्फ शुरू हुई है।
और डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया whoever has the balls of steel is going to rule the world। पूरी दुनिया वॉच कर रही है, अब भारत क्या करेगा। अगर अमेरिका ने अपने बैकयार्ड को क्लीन करने के लिए कि मैं दुनिया का दादा बना हूं, लेकिन अपने कंट्री मेरे हाथ से निकलती जा रही है, ये रेडिकल जानवर इलीगली अमेरिका में जाकर उसी को खत्म करने की बातें बोल रहे हैं, मुझे अपना घर सफाई करनी पड़ेगी। क्या यही प्रॉब्लम भारत की नहीं है? हम अभी भी डोजियर बना बना के देते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, जयशंकर जी को बांग्लादेश भेज दिया। क्या जरूरत है आपको? आज अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट ये काम कर सकता है, सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के लेके जा सकता है जो कि इलेक्टेड है। यहां तो सिलेक्टेड वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी। आपको बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज टाइम फॉर एक्शन एंड दिस इज व्हाट अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज टोल्ड यू। गो टेक कंट्रोल ऑफ योर बैकयार्ड। और पहले भी जब पूछा गया था कि व्हाट बांग्लादेश, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था आई लीव इट ऑन मोदी। व्हेन ही इज लिविंग ऑन मोदी, फिर भी हमने एक्शन नहीं लिया। उसने एक्शन करके दिखा दिया कि इस तरह से एक्शन लिया जाता है। बाकी मर्जी हमारी गवर्नमेंट की है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।